अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहज़ेब। मुल्क में कोरोना वबा अपनी जगह मौजूद है और बदकिस्मती से फैलती जा रही है बड़ी तेज़ी से, लेकिन इस माहौल में भी पाकिस्तानी सियासत में गर्मा गर्मी अपने उरूज पर है और उसमें मजीद इजाफे का भी इम्कान है। कुछ अर्सा पहले चेयरमैन नायब जावेद इकबाल ने दावा किया था कि हवाओं का रुख बदलने वाला है। इस बयान से तासुर यह मिल रहा था कि अब सिर्फ अपोजिशन रहनुमा नहीं बल्कि हुकूमती अरकान भी नैब के रडार पर आएंगे, लेकिन हकीकत में हवाओं का रुख वैसा नहीं बदला जिस तरह से उम्मीद या दावे किए गए। जिसके बाद रवा माह शेख रशीद साहब ने एक बयान दे डाला कि ईद के बाद नैब टार्जन बनने जा रहा है और दो तरफा कार्रवाइयाँ होंगी, यानी एक बार फिर अपोजिशन के अलावा हुकूमती अरकान के गिरफ्त में आने का भी दावा किया गया। और रोज़ों के बाद नैब टार्जन बनने जा रही है और रोज़ों के बाद टार्जन की वापसी होगी नैब की। और जो ये समझ रहे हैं कि कल या परसों मसवदा आ गया है और बात हो गई है, देखें पीपल्स पार्टी और नून लीग तो चाहती ये है कि नैब के कानून बदल दो, फिर हमसे 18वीं तरमीम की बजाय आप 20वीं तरमीम भी करवा लें। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शेख रशीद साहब का दावा किसी हद तक तो दुरुस्त साबित हुआ, लेकिन उनका हिसाब किताब थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। नैब ईद के बाद की बजाय ईद से पहले ही मुतहरिक हो चुकी है और खिलाफ तवक्को हुकूमती वज़रा और इत्तेहादियों के गिर्द घेरा तंग होता दिख रहा है। सबसे पहले रवा माह ही हुकूमती इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं चौधरी बरादरान के खिलाफ नैब की जानिब से 19 साल पुराना मुकदमा खोले जाने की खबर हमारे सामने आई, जिसके बाद चौधरी बरादरान ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और नैब को सियासी इंतकाम का इदारा करार दिया। जिसके बाद रवा हफ्ते से नैब विफाकी वज़रा के खिलाफ मुतहरिक होता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले नैब ने विफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के असासों से मुतालिक शिकायत की जांच पड़ताल के अमल का आगाज़ किया, जिसके तहत डीजी नैब रावलपिंडी मोहम्मद सलीम खान की जानिब से पिंडी इंतजामिया को खत लिखकर गुलाम सरवर खान के असासों की मालूमात फराहम करने के अहकाम जारी किए गए। इसी तरह आज नैब की जानिब से विफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी के खिलाफ मुबैना तौर पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तहकीकात करने का फैसला सामने जो है वो बताया गया है कि किया जाएगा, तहकीकात की जाएंगी। तफसीलात के मुताबिक नूरुल हक कादरी पर वजारत मजहबी उमूर की इमारत अपने बिजनेस पार्टनर को किराए पर देने का इल्ज़ाम है। जहां एक तरफ वज़रा की मुश्किलात बढ़ती दिख रही हैं, वहीं वज़ीर आज़म के कई मुआविनीन भी मुआविन खुसूसी खुसूसन निशाने पर आते दिख रहे हैं। रज़ाक दाऊद, नदीम बाबर पहले ही मफादात के टकराव के बायस तनकीद की जद में रहते हैं और अब कोरोना वबा के दौरान मुआविन खुसूसी बराए सैद डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा की कारकर्दगी पर सुप्रीम कोर्ट के सवालात और बरहमी के बाद अब इंडिया से अद्वियात की दरामद का स्कैंडल उनके साथ जो है हुकूमत के लिए भी मुश्किलात खड़ी करता दिख रहा है, जिसका जिक्र गुज़श्ता रोज़ी हमने बड़ी बात में कर दिया था। जब 4 मार्च को पहली दफ़ा काबीना में जब अद्वियात का मामला उठा कि जी कुछ अद्वियात भारत से मंगवाई जा रही हैं, तो इस पर और जो ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हैं उन्होंने बाकायदा के कहा कि बिल्कुल मंगवाई जा रही हैं और 40% तक ऐसी ड्रग्स हैं जो भारत से मंगवाई जा रही हैं। कुछ इस पर काबीना के अरकान ने बड़ा हैरानगी का इजहार किया और कहा कि क्यों ना काबीना से इसकी लिस्ट शेयर कर ली जाए कि वो कौन सी अद्वियात हैं। लेकिन 3, 4, 5 हफ्ते इस पर खामोशी रही। अभी 2 हफ्ते कबल जो नए सेक्रेटरी लगाए गए थे, अभी तकरीबन मार्च के आखिर में ही आए थे, तो उन्होंने वो तफसीलात काबीना के सामने रखी तो इंतहाई गुस्से का इज़हार किया तमाम काबीना अरकान ने कि इसमें तो मोस्टली वो सारी अद्वियात हैं जो पाकिस्तान में पाई जाती हैं, तो आखिर वो कौन से लोग हैं जो इन तमाम जो। अब एक तरफ हुकूमती टीम को अपनी कारकर्दगी के बायस अपोजिशन, अवाम और इदारों की जानिब से टफ टाइम मिलता दिख रहा है, वहीं हुकूमत की अपनी टीम भी एक तनाव और रस्साकशी का वहाँ पर भी माहौल है। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि हुकूमती कैम्प 2 वाज़ेह हिस्सों में बढ़ चुका है। एक तरफ वो अरकान है जो मुंतखब होकर आए हैं और दूसरी जानिब मुआविनीन खुसूसी और गैर मुंतखब मुशीरों की फ़ौज ज़फ़र मौजूद है। जो 50 से ज़्यादा अरकान है, रुकनी काबीना है, उसमें 27 वफाकी वज़रा, 14 मुआविनीन, 5 मुशीर और 4 के करीब जो है वज़राए मुमलिकत हैं। लेकिन हुकूमती पहिया अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आने वाले वज़रा की बजाय गैर मुंतखब अफराद या कहीं से आए या लाए गए मुआविनीन और मुशीर चला रहे हैं, जिनके खिलाफ वज़रा की जानिब से मुज़ामत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और गुज़श्ता रोज़ तो वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान ने हमारे ही प्रोग्राम में वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि इन मुआविनीन और मुशीरों की वजह से हुकूमत पर उंगलियां उठ रही हैं। उनकी काबीना में ऐसे लोग आ गए हैं जिनको कोई नहीं जानता। असूलन तमाम जो मुआवने खुसूसी हैं उन्हें भी अपने एसेट्स डिक्लेयर करने चाहिए। ये ग्रे एरिया है हमारा। इस बात पे उंगली उठती है हम पे, हमारी कैबिनेट पे उंगलियां उठती हैं कि इसमें ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनकी ड्यूल नेशनलिटी है।
वो अगर पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का मेंबर कर सकता है एसेट्स डिक्लेयर, कोर कमेटी का मेंबर डिक्लेयर कर सकता है, पार्टी का एमपीए डिक्लेयर कर सकता है, एमएनए डिक्लेयर कर सकता है, कैबिनेट फेडरल मिनिस्टर कर सकता है, स्टेट मिनिस्टर कर सकता है, तो असूलन मुआवने खुसूसी को भी करने चाहिए और एडवाइजर्स को भी करने चाहिए। तो ये तो खान साहब, इमरान खान साहब तो बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड पे अपनी पॉलिटिक्स अभी तक करते आए हैं, तो क्यों ये बात वो बार बार हम तो टॉक शोज में ये चीज़ें उठा रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? आप भी अगर पॉइंट आउट कर रहे हैं, जनरल पब्लिक भी पॉइंट आउट करती है, लोग हमसे भी बात पूछते हैं, और बैसियत एक पार्लियामेंटेरियन और एक फेडरल कैबिनेट में बैठे हुए, मेरी कैबिनेट में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, जिनके वेयर अबाउट्स मुझे नहीं पता, जिनके वेयर अबाउट्स आपको नहीं पता, जिनके वेयर अबाउट्स किसी पाकिस्तानी को नहीं पता, और वो कैबिनेट में बैठा है। ऐसे लोगों को अपनी थोड़ी सी वजाहत भी करनी चाहिए, अपना बैकग्राउंड भी बताना चाहिए, अपने एसेट्स भी डिक्लेयर करने चाहिए, अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बताना चाहिए। हमने देखा है, पास्ट में भी देखा है कि लोग आए बैग उठा के वापस चले गए। हम लोगों को तो फिर लोगों के पास जाना होता है, हम अकाउंटेबल भी हैं, हम आंसरेबल भी हैं, हमारी अकाउंटेबिलिटी लोग भी। ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्हें कोई नहीं जानता, जिनका वेयर अबाउट्स नहीं पता, वो बैग उठा के आए, बैग उठा के चले जाएंगे। इन लोगों को अपनी वजाहत करनी चाहिए। गुलाम सरवर खान पहले वजीर नहीं जिन्होंने अपनी काबीना में मौजूद लोगों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया हो। इससे पहले रवां बरस जनवरी में शेख रशीद साहब हमारे ही प्रोग्राम में ये कह चुके हैं कि हुकूमत के लिए बड़ा मसला टेक्नोक्रेट्स के पास वजारतों का होना है। इसी तरह वफाकी वजीर फवाद चौधरी 1 साल पहले ये कह चुके थे कि काबीना में मुंतखब और गैर मुंतखब अरकान के दरमियान जंग चल रही है। असल मसला हमारे पास 2 हैं। नंबर 1 ये महंगाई, नंबर 2 जो अहम वजारतें हैं वो टेक्नोक्रेट्स के पास हैं। वो बात नहीं करेंगे वहाँ। कई इंपॉर्टेंट फैसले हो जाते हैं, उनका पता नहीं चलता। एक नॉन इलेक्टेड लोगों की और इलेक्टेड लोगों की भी एक जंग जो है वो है। नॉन इलेक्टेड लोगों के ऊपर काफ़ी जो है वो ऑब्जेक्शंस हैं। फैसले हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। अहम वफाकी वज़रा का ये कहना है नॉन इलेक्टेड लोगों के बारे में जो इस वक्त काबीना में बड़े अहम पोर्टफोलियोज पर बैठे हुए हैं। इस जंग में जहाँ कभी कोई मुंतखब रुकन अताब का बायस बनता रहता है, वहीं कभी गैर मुंतखब रुकन या मुशीर पर निशाना लगाया जाता है। इस निशाने का ताज़ा तरीन शिकार साबिक मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान भी थीं, जिन्होंने अब हुकूमत में मौजूद काली भेड़ों को बेनकाब करने का बेड़ा उठा लिया है। मैं मैदान छोड़ के भाग गई। डॉक्टर फिरदौस ने हमेशा आंखों में आंखें डाल के हर मुखालिफ का मुकाबला किया है। क़यादत की हदायत की पाबंदी हम पे फर्ज है, लेकिन अगर हमें इंसाफ ना मिला, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर छुपी काली भेड़ों ने हमारा इस्तेहसाल का ये सिलसिला पीछे से पुश्त बैठ के जारी रखा, तो फिर उन काली भेड़ों को बेनकाब करने का फरीजा भी डॉक्टर फिरदौस ने इंशाअल्लाह सर अंजाम देना है। हुकूमती टीम में इस जंग में तेजी के पीछे हालिया दिनों में आने वाले शुगर बुरान की तहकीकाती रिपोर्ट और उसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत को खड़ा करने वाले मेन किरदार जहांगीर तरीन का नाम आने और फिर उनके मंजर आम से गायब होने को भी देखा जा रहा है। इस रिपोर्ट पर फोरेंसिक ऑडिट की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, यानी अब एक्शन का वक्त आ चुका है और बकौल वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ये एक्शन ईद से पहले होने वाला है। अगर चीनी एक्सपोर्ट हुई, अगर चीनी में सब्सिडी हुई, अगर चीनी महंगी हुई, अगर आटे की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई, अगर आटे की शार्टेज हुई, तो ये पब्लिक इम्पोर्टेंस की चीज़ें थी दोनों। इस पे कमीशन भी बना है और कमीशन की रिपोर्ट भी आई है। अब फ्रांसिक ऑडिट भी होगा, उसकी रिपोर्ट भी, और ईद से पहले आएगी। अच्छा, ईद से पहले वो आ जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान जो कहता है वो करता है। एक तरफ नैब मुतहरिक हो रही है, हुकूमती कैंप में रस्साकशी चल रही है, दूसरी जानिब कोरोना वबा और कौमी मसाइल पर हुकूमती कारकर्दगी और पॉलिसी पर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल का मंतकी अंजाम क्या होगा, कितनी तशवीशनाक है ये सूरत हाल, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
हामिद मीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कल आपने सरवर खान साहब का इंटरव्यू सुन लिया होगा और उसके बाद काफ़ी आज उसकी हेडलाइंस भी बनी और चेमे गोइयाँ आज हो रही हैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी। वजह क्या बन रही है इसकी? अगर देखा जाए तो इससे पहले परवेज़ इलाही साहब चौधरी बरदरान के ख़िलाफ़ नैब मुतहरिक हुआ, आज नूरुल हक कादरी साहब का भी आ गया कि जी उनके ख़िलाफ़ भी हो गई है, फिरदौस आशिक अवान साहब को निकाला गया, कहा गया कि जी करप्शन के चार्जेस हैं। ये अंदर कुछ किचड़ी पक रही है या ये इन केसेस को इंडिविजुअली देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा? देखें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है ये उसकी ये बहुत बड़ी एक खसूसियत भी है और आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी एक खामी भी है कि इसके अंदर लोग जो है वो बहुत खुलकर अपनी राय का इजहार करते हैं। अब देखें, कल जिस तरह के सिंध असम्बली के जो मेंबर हैं PTI के फिरदौस शमीम नकवी साहब, उन्होंने मुतालबा किया कि जी सूबे में गवर्नर राज लगाया जाए और रात को जो फेडरल मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कह दिया कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी तरह अब जो गुलाम सरवर खान साहब ने जो बात आपके प्रोग्राम में की है, मेरा ये ख्याल है और मेरी इन्फॉर्मेशन यही है कि गुलाम सरवर खान साहब जो हैं वो वफाकी वज़रा की एक बड़ी अक्सरियत की नुमाइंदगी कर रहे हैं और वो सब ये समझते हैं कि काबीना के इजलासों में बहुत से जो गैर मुंतखब लोग बैठे हुए हैं और उनमें से अक्सर लोगों को PTI के जो पुराने लोग हैं वो नहीं जानते और उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पहले पिछली हुकूमतों में बहुत अहम ओहदों पे रहे हैं। तो गुलाम सरवर खान साहब ने खुलकर बात की है और मैं तो उनको अप्रिशिएट करता हूँ उनकी जुर्रत इजहार को। हो सकता है कि वो वज़ीर आज़म साहब को उनकी ये बात पसंद ना आए, लेकिन क्योंकि गुलाम सरवर खान साहब जो हैं अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आते हैं तो उन्होंने अवाम को जवाब देना है। जैसा कि उन्होंने कहा कि लोग हमसे पूछते हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने पहले पूछा हो किसी से कि भाई ये कौन लोग हैं, ये नदीम बाबर साहब किधर से आ गए हैं, ये बाकी लोग किधर से आ गए हैं जो कभी कौंसलर का इलेक्शन ही लड़े, वो हमारे साथ काबीना के इजलासों में बैठे हुए हैं टेक्नोक्रेट्स के नाम पर, ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं और इनकी जो पॉलिसियाँ हैं ये कहाँ से इनको गाइडलाइन मिलती है। तो अब उन्होंने बात कर दी है तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने सही बात किया है और वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि वो उनको मुतमईन करें। ठीक। अच्छा मीर साहब, ये जो एक इट्स सॉर्ट ऑफ ये कहा जा सकता है कि बेबसी का इजहार है। बड़े अहम वफाकी वज़रा जो हैं, सरवर खान साहब ने तो वो तो खुले डुले मिजाज के आदमी हैं, ऑन एयर आके कह दिया है। कुछ जो हैं आपसे भी मिलते हैं, हमसे भी मिलते हैं, वो बिल्कुल बज़ाहिर तो वो उसी ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद बढ़ रही है। लेकिन वज़ीर आज़म क्यों इस जानिब, या तो उन्हें इदराक नहीं है कि इतनी हद तक जो है वो डिस्कम्फर्ट काबीना के अंदर आ गई है और लोग जो हैं अब खुल के बातें करना शुरू हो गए, या वज़ीर आज़म को पता है लेकिन वो कुछ करना चाहते नहीं हैं या उनके बस में नहीं है? वजह क्या है इसकी? नहीं देखें, बस में तो सब कुछ है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख के उन वज़ीर आज़म में उनका शुमार होता है जिनके पास बहुत इख्तियारात हैं और उसकी वजह यह है कि वो अपने इख्तियारात को खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनको कोई पॉलिटिकल थ्रेट नहीं है ना। आप देखें ना, इसमें किसी को, मुझे तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त इमरान खान साहब को ना तो मुस्लिम लीग नून से कोई थ्रेट है, ना उनको पीपल्स पार्टी से कोई थ्रेट है और इस वक्त मुल्क में एक एमरजेंसी की सूरत हाल है कोरोना वायरस की वजह से, तो उनको कहीं से भी कोई थ्रेट नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस जो हैं वो कुछ सवालात करते हैं अटॉर्नी जनरल से, चेयरमैन NDMA से, और फिर वो कुछ रिमार्क्स देते हैं और उसके बाद जो है वो मामला ख़त्म हो जाता है और अल्टीमेटली जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है वो फैसला वज़ीर आज़म साहब का जो अपना ज़ाती नुक्ता नज़र है वो उसके करीब करीब होता है। वज़ीर आज़म साहब भी लॉकडाउन के ख़िलाफ़ थे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो भी उससे भी लॉकडाउन तकरीबन 99% तो ख़त्म हो गया। 1% उन लोगों ने अपने आप पे लॉकडाउन रखा हुआ है जो समझते हैं कि लॉकडाउन बड़ा ज़रूरी है और उनकी तादाद बहुत कम है। तो इसलिए इमरान खान साहब को कहीं से कोई थ्रेट नहीं है। या तो होना कि अपोजिशन ने उनके लिए बड़ी मुश्किलात क्रिएट की होती। अब देखें, पिछले दिनों जो पार्लियामेंट का इजलास हुआ था, सेनेट का भी हुआ, कौमी असम्बली का भी इजलास हुआ, तो उसमें जो हुकूमत और अपोजिशन है उन्होंने कोरोना वायरस पे कोई बात नहीं की। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब को कोई पॉलिटिकल थ्रेट नहीं है। तो जिसको अपोजिशन से कोई पॉलिटिकल थ्रेट नहीं है वो फिर अपनी काबीना को क्या समझेगा? तो वो फिर यही समझेगा कि ये काबीना के मिनिस्टर जो हैं, ठीक है मेरे इलेक्टेड साथी हैं, इनको मैंने कुछ मिनिस्ट्रियां दी हुई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रियां दी हुई हैं, लेकिन इनसे काम नहीं हो रहा, लिहाजा वो उनसे मुतमिन नज़र नहीं आते। उन्होंने कुछ टेक्नोक्रेट्स को, कुछ गैर मुंतखब लोगों को स्पेशल असिस्टेंट बना दिया, किसी को एडवाइज़र बना दिया, उनसे काम चला रहे हैं। आप देखें ना कि अली मोहम्मद खान साहब के पास भी पार्लिमानी अमूर की वजारत है,
वही जो महकमा है उसको आदम स्वाति साहब भी लुक आफ्टर कर रहे हैं और अब उसी पे बाबर अवान साहब भी एडवाइज़र बन के आ गए हैं। तो इससे मुझे तो ये लगता है कि गुलाम सरवर खान साहब जैसे, मैं ज़ाती तौर पे तो उनकी राय से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन लग ये रहा है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बहुत से अपने जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस से मुतमिन नहीं है और इसीलिए उन्होंने कुछ मिनिस्ट्रीज़ को चलाने के लिए कुछ टेक्नोक्रेट्स, कुछ स्पेशल असिस्टेंट्स, कुछ एडवाइज़र्स जो हैं उनको रखा हुआ है, जिनके बारे में हमारे मुंतखब वफाकी वज़रा कहते हैं भाई पता नहीं कौन है, ये कहाँ से आए हैं, इनकी नेशनैलिटी क्या है, इनके एसेट्स क्यों नहीं डिक्लेयर होते। तो ये उनका राइट है कहना, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ज़रूर ये बात कहते हैं और उनकी जुर्रत इजहार को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन शायद इसका एक ये भी मतलब है कि वज़ीर आज़म साहब इन फेडरल मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस से मुतमिन नहीं है, इसलिए उन्होंने कुछ टेक्नोक्रेट्स को स्पेशल असिस्टेंट लगाया हुआ है। ठीक, अच्छा मीर साहब, इसमें देखें सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर वज़ीर आज़म साहब उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है तो वो चेंज करते भी रहे हैं, फिर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये तो देखें जो एक मॉरल ग्राउंड था इमरान खान की सियासत का शुरू से कि जी आएँ असासे अपने डिक्लेयर करें, तहरीक इंसाफ की वेबसाइट पर जाएंगे, तो ये जो एडवाइज़र्स और मुआवने खुसूसी हैं उनके कम अज़ कम असासे तो डिक्लेयर करवा सकते हैं। खान साहब, ये सवाल तो जारी बात है आप भी पूछेंगे, मैं भी पूछूंगा, आवाम भी पूछेगी कि जी उनके असासे तो आप डिक्लेयर करवा दें, चलें अगर उनको चेंज नहीं भी कर रहे। नहीं, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि अगर कोई एडवाइज़र या स्पेशल असिस्टेंट जो है वो ख़ुद एक बिज़नेस बैकग्राउंड से उसका ताल्लुक़ है, वो ख़ुद किसी इंडस्ट्री से वाबस्ता है, वो ख़ुद उसका बिज़नेस इंटरेस्ट जो है वो सबको पता है, जैसा कि रज़ाक दाऊद साहब हैं, जैसा कि नदीम बाबर साहब हैं, मैं फ़िलहाल सिर्फ 2 मिसालें देता हूँ। सब जानते हैं कि उनके बहुत से इंटरेस्ट हैं और उनके बहुत से बिजनेसेस हैं और उनके पास कैबिनेट में इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ भी हैं। तो इनके जो असासे हैं वो बिल्कुल डिक्लेयर होने चाहिए और ये भी पता चलना चाहिए कि 2 साल पहले जो है इनके क्या एसेट्स थे, पिछले 2 साल के दौरान इनके एसेट्स में कितना इजाफा हुआ है, 2 साल पहले ये कौन सी हुकूमत के दौर में कौन कौन सी टास्क फोर्स और कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर इनका क्या किरदार था और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में इनका क्या किरदार है। तो बिल्कुल इनके एहसासे डिक्लेयर होने चाहिए। लेकिन आदिल साहब, एक और बात भी है ना, अब देखिए जैसा कि आपने भी सुना होगा कि जो शुगर स्कैंडल की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो अब प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंच चुकी है और वो कल या परसों तक उसको अनाउंस कर देंगे। तो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उस कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में कुछ ऐसी शख्सियात के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेते हैं जिनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से भी है, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से भी है, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग काफ से भी है और जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से भी है, तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा सियासी फ़ायदा होगा, उनकी मकबूलियत में इजाफा होगा और वो वफाकी वज़रा जो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब ये जो काबीना में कुछ गुमनाम लोग बैठे हुए हैं, कुछ नाशनासा चेहरे हैं, इनके एसेट्स डिक्लेयर होने चाहिए, तो मुतालबा उनका जायज़ है। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने शुगर कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में एक अक्रॉस द बोर्ड एक एहतसाब का अमल शुरू कर दिया तो मैं समझता हूँ ये फेडरल मिनिस्टर्स मज़ीद इररेलेवेंट हो जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब की इन पर डिपेंडेंस मज़ीद कम हो जाएगी। और अगर इमरान खान साहब ने कुछ इसी किस्म के मज़ीद इक़दाम कर दिए और उनकी पॉपुलरिटी में मज़ीद इजाफा हो गया तो हो सकता है कि अपोजिशन जो है उसको कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन ये तहरीक इंसाफ के कुछ मिनिस्टर्स जो अपने आप को ये समझते हैं कि उनके बगैर इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं चल सकती, ये सारे के सारे इररेलेवेंट हो जाएंगे और इनको फिर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हामिद मीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हामिद मीर साहब का बड़ा तफसीली तजिया सुना सरवर खान साहब के जवाब पे, और जो मुख्तलिफ वज़रा जो हैं बार बार ये बात कर रहे हैं कि काबीना में इररेलेवेंट लोग बैठे होते हैं, तो उस पर हामिद मीर साहब की टेक ये है कि अगर तो कुछ रिपोर्टें जो आगे आनी हैं, इमरान खान साहब का ग्राफ जो है उससे मज़ीद ऊपर जा सकता है और ये वज़रा जो हैं इररेलेवेंट भी हो सकते हैं, ये तो वक्त ही साबित करेगा। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे कोरोना वायरस की। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद होंगी यकीनन कमर्शियल ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में कोरोना की वबा से जाँ बहक होने वालों की तादाद 1000 तक जा पहुंची है। मुतासर अफराद की तादाद तकरीबन 46,000 हो चुकी है, जिनमें 13,000 सेहतयाब हुए और 32,000 मुतासरा केसेज अब भी मौजूद हैं। सिंध में 18,000 जबकि पंजाब में 16,000 से ज़्यादा केसेज हैं। आज लाहौर में तहरीक इंसाफ के एक अहम MPA शाहीन रज़ा भी जो हैं वो कोरोना वायरस से मुतासर होने के बाद इंतकाल कर गई। लेकिन जहाँ एक जानब केसेज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, वहीं पूरे मुल्क में लॉकडाउन सिर्फ नाम निहाद रह चुका है, नाम की हद तक ही बाकी रह चुका है। रेलवे सर्विसेज महदूद तौर पर बहाल हो चुकी हैं। पंजाब में ट्रांसपोर्ट भी कल से शुरू होने जा रही है। सिंध हुकूमत भी कारोबार के औकात में इजाफा करने को तैयार हो चुकी है। लेकिन महदूद औकात में भी बाजारों में जाएं तो कहीं पर आपको एहतियाती तदाबीर नज़र नहीं आती। ऐसे में खदशा इस बात का है कि ईद के बाद ये मामला मज़ीद बिगड़ सकता है। अगर केसेस की तादाद अचानक बढ़ी, ये सवाल भी उठ रहा है कि अब अगर ट्रांसपोर्ट की बंदिश के बायस बड़े शहरों से छोटे शहरों तक केसेस मुंतकिल नहीं हुए। लेकिन अब ऐसा भी मुमकिन हो सकता है क्योंकि हुकूमत ने जिन SOPs की बात की उन पर दुकानदारों ने अमल नहीं किया, ना आवाम ने अमल किया। तो अब ट्रांसपोर्टर से ये तवक्को करना कि वो SOPs पर अमल दरामद करवाएंगे मुश्किल नज़र आ रहा है। सवाल यह हो रहा है कि क्या पाकिस्तान में कोरोना की वबा अब बढ़ेगी, इसका उरूज आएगा या केसेस में बतदरीज इजाफा इसी तरह होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज ये दावा किया कि कम से कम 1 साल तक कोरोना की वबा पाकिस्तान में रहेगी। लगता है क्योंकि हमारे साथ रहेगी ये वायरस, इस साल तो रहेगी इंशाअल्लाह, जब तक वैक्सीन नहीं निकलती। और असल में तो इसका हाल एक वैक्सीन है। तो जब तक वैक्सीन नहीं है हमने इस वायरस के साथ गुजारा करना है। और इसके साथ गुजारा एक वो कौम कर सकती है जिधर सारी कौम मिल के फैसला करे कि हमने इस मुश्किल वक्त का सामना करना है। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की क्या राय है, उन्हीं से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लॉकडाउन में नरमी के बाद डॉक्टर साहिबा कोरोना के केसेस की तादाद में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। पंजाब हुकूमत ट्रांसपोर्ट भी अब खोल रही है। क्या आपके ख्याल में ये एक दुरुस्त फैसला था कि लॉकडाउन ऐसा खोल दिया गया? क्योंकि बाज़ारों में आप खुद भी देख रही होंगी जिस किस्म की वीडियोस सामने आ रही हैं, ट्रैफिक देख लें, ना मास्क ना कोई हमें नज़र आ रहा है SOPs पर कोई अमल दरामद कर रहा है। तो क्या ये एक बरवक्त और दुरुस्त फैसला था या कम से कम ईद तक इंतज़ार किया जा सकता था? मेरा ख्याल इम्पॉर्टेंट शाज़ेब ये चीज़ है कि आप ये कब फैसला करेंगे कि हमने खोलना या बंद करना। हमारे लिए ये 2 महीने का जो लॉकडाउन था वो बहुत अहम था। इस वजह से बहुत अहम था कि जब ये वबा आई है तो शायद हम में से किसी सूबे ने उस तरह की तैयारी नहीं की थी जिस तरह के हालात दुनिया के अंदर डेवलप हो रहे थे। और इस 2 महीने के अरसे के अंदर कम से कम सारे सूबों ने मेहनत करके, आपको पता है, टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाई, अपने अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ाई, फील्ड हॉस्पिटल्स बनाए और तैयारियां की, ट्रेनिंग्स हुई। आपके प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खुद बन रहा है, मास्क वगैरह बनने शुरू हो गए। ये सारी इस 2 महीने के अंदर तैयारियां करके अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि इस वक्त नेचुरली जहाँ तक मेडिकल सर्विसेज का ताल्लुक है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर सहूलतें इस वक्त मरीज़ों के लिए मौजूद हो। लेकिन अहम बात जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने की थी वो ये है कि वह वबा तो हमारे साथ है और इसने भी छोड़ के नहीं हमें जाना। और लोगों को जो गलत फहमी हो गई है कि हमने ये लॉकडाउन कम किया है तो शायद वबा कहीं चली गई है, ये वबा यहाँ मौजूद है। अब देखें, आज अगर हमारे पास पंजाब के अंदर हमारे सामने को 8% इसकी इन्फेक्टिविटी रेट है और वो साफ सामने आया। आज अगर हमने 6000 से ज़्यादा आज अगर केसेस अपना टेस्ट किए हैं, यानी आज हमने 6235 टेस्ट किए हैं, तो उसमें 7 से 9 लोग पॉजिटिव निकल आए, which is comparative, which is roughly the same 8% जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो लगता है इस वक्त पंजाब के अंदर है। अब हिफाजती तदाबीर तो इंसान खुद करेंगे ना। आप बताइए, इस 2 महीने के अरसे में आपने भी बोला, हमने भी बोला, हुकूमत ने भी, हर टेलीफोन के ऊपर मेरा ख्याल है जब फ़ोन बजता है तो कहते हैं ये एक ख़तरनाक वबा है, ये जानलेवा साबित हो सकती है। ये लफ्ज़ बार बार लोगों को बताने के बावजूद लोगों पे इसका जो ना असर होना है वो बड़ी तकलीफ दह चीज़ है। देखें, कुछ इतनी सादी किस्म की आपने हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करनी है जो हर
हर बंदे के लिए करना मुमकिन है। ये नहीं कहना कि भाई कोई अमीर या गरीब की बात है, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। आप अगर आपके पास प्रॉपर मास्क नहीं है, आप कपड़े के साथ अपना मुंह जो है वो ढक ले, मुंह और नाक को ढक लीजिए, उससे भी बहुत बड़ी बचत हो सकती है। हाथों को बार बार धोना, हाथ मिलाए बग़ैर गुजारा कर लीजिए, बगलगीर हुए बग़ैर गुजारा कर लीजिए, डिस्टेंस रख लीजिए, और अगर ज़रूरी हो घर से बाहर निकलना तो तब घर से बाहर निकलिए। कॉलेज स्कूल्स बंद हैं, इस वक्त सबकी कोशिश है कि भाई ये वबा फैले भी तो आहिस्ता आहिस्ता फैले, ताकि हमारे हस्पतालों पे इसका असर कम हो। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आपके सामने है, ज़रा सी लॉकडाउन की ईज़ ऑफ हुई है, आप देखिए लोग किस तरह बाज़ारों में निकल आए, निकल के बग़ैर अपनी ज़िंदगी के और अपने घर वालों की ज़िंदगी के ख्याल किए बग़ैर किसी हिफाजती तदाबीर। अच्छा डॉक्टर साहब, कतई कलामी की माफ़ी, ये जो अवाम फॉलो नहीं कर रहे या अभी हम अफसोस का इजहार कर रहे हैं, देखिए दुनिया भर में हुकूमतें आप देख लें, कहीं इस तरह से नहीं हुआ, और आप भी मेरे ख्याल में हुकूमतें भी रेडी नहीं थी, अदालत ने अचानक फैसला किया सब कुछ खोल दिया जाए। अब तो पाकिस्तान में मुझे कोई ऐसी जगह सिवाय स्कूलों के नज़र नहीं आ रही जो कि बंद हो, तो ये उससे एक तो नुकसान कितना पहुंचा, क्योंकि अगर तैयारी करके लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता ईज़ ऑफ किया जाता है, जिस तरह स्मार्ट लॉकडाउन बार बार कहा गया कि उस तरफ हम बढ़ेंगे, तो इस फैसले से कितना नुकसान पहुंचा और क्या अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता था ये? मेरा ख्याल है जो जिस तरह लॉकडाउन, जैसे मैंने आपको बताया है कि पंजाब के अंदर हमने ग्रेजुअली लॉकडाउन, तो आपको पता है, थोड़ा सा ईज़ ऑफ करना शुरू कर दिया था जी, और उम्मीद रख रहे थे कि लोग जो हैं वो फॉलो करेंगे। और आपको पता है बहुत ज़्यादा तनकीद का भी हमें सामना करना पड़ा कि लोगों ने कहा कि जी हमें क्वारंटीन्स में बंद करके रखा, लेकिन बहुत हद तक उसका फ़ायदा हमें बहुत ज़्यादा हुआ कि लोग जिनके घरों में अगर हम होम आइसोलेशन करते तो शायद वो वबा को ज़्यादा फैलाते। अब हमें होम आइसोलेशन करने पे हमारी मजबूरी इस बात पे हो गई है कि अब हम अस्पतालों को मज़ीद खाली रखना चाहते हैं, ताकि अगर खुदा न खास्ता लोग बीमार हों तो अस्पताल के अंदर जगह हो, ताकि हम उनको अकोमोडेट कर सकें, और हमारा जो स्टाफ है उस पर भी उन लोगों का बोझ ना पड़े जो सिम्टम फ्री हैं या माइल्ड सिम्टम्स वाले लोग हैं। अब ये सारी चीज़ें तो हमें करनी पड़ेंगी, लेकिन मैं फिर दोबारा से, और मेरा ख्याल है आप से बेहतर तो कोई नहीं और हो सकता ना जो ये पैगाम बार बार पब्लिक को पहुंचाए कि वबा ख़त्म नहीं हुई। खुदारा आप अपना हिफाजत तो खुद करें ना। अब देखें ना, आग लगी हो, आप हाथ आग में डालें तो आग आपके हाथ को जल जाएगा ना हाथ। ये ऐसी बात तो नहीं है ना कि आप लोग ना समझें, उनको बात समझ नहीं आ रही। ये जो बहुत सारी रूमर मॉन्गरिंग फैलाई गई है ना, उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि जी नहीं वबा तो है ही नहीं, लोग जो हैं वो फौत थोड़ी हो रहे हैं। तादाद आप देखिए ना, अगर मेरे पास 290 पीपल हैव डाइड, आज इस तरह आपने बताया है वन ऑफ आवर MPs हैज़ डाइड, तो ये वबा किसी को बख्शेगी थोड़ी ना, गरीब अमीर ये सबको एक तरह लगती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें देखिए जिस तरह आपने जिक्र किया कि ठीक अगर आग लगी हुई है तो हुकूमत का काम जो है ना वो फायर फाइटिंग है। अब हुकूमत अगर हाथ खड़े कर दे कि जी SOPs अवाम फॉलो नहीं कर रहे और अफसोस का इजहार करना शुरू कर दे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, PTV है आपके पास, बाकी सारे रिसोर्सेज हैं, अवेयरनेस आप उसमें फैला सकते हैं। अब 2 महीने बाद क्या ये कहना कि जी अफसोस का इजहार करना कि अवाम जो है उनकी गलती है, अवाम को फॉलो करें? नॉट एट ऑल। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि अवाम ने कुछ चीज़ों तो आपने अवाम से भी एक्सपेक्ट करनी है या नहीं करनी? नहीं, बहुत सा अवाम का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल पहनाया तो नहीं जा सकता। बिल्कुल आई एग्री जी। आप ज़बरदस्ती तो नहीं पहना सकते, और फिर अगर इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग अ मास्क तो आप उसके लिए डंडा भी नहीं मार सकते। अगर आप देखें ना, आप समझा सकते हैं ना लोगों को, आप बार बार समझा सकते हैं। अफसोस इस बात का है कि 2 महीने में कितना शोर मचाया गया, इस पर कितनी दफ़ा बताया गया। अफसोस इस बात पे है कि जब ये सारे पैगाम दिए जा रहे थे तो लोगों को सुनना चाहिए था और लोगों को हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करनी चाहिए थी। अब ये क्या बहुत बड़ी डिमांड है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आप मास्क पहन के निकलिए, घर अगर ज़रूरत हो तो तब घर से बाहर निकलिए। ये आपका ख्याल है जो ये लॉकडाउन ख़त्म करने की जो मजबूरी है वो आपकी
माशी हालत की वजह से थी ना, तो फिर मजबूरन तो उन्हीं लोगों को निकलना चाहिए जिन्होंने अपनी रोज़ी कमाने के लिए निकलना है। आप सैर सपाटे के लिए तो निकलने की ज़रूरत नहीं है ना। और ऐसा कौन सा आसमान गिरना है, हर बंदा जो है ईद की शॉपिंग के लिए निकल आया। अब उसमें आप बताइए कि हुकूमत का रोल क्या हो सकता है। आप यू कांट गो अराउंड, मतलब आप लोगों को डंडा लेके तो नहीं। और ये इस बात पे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने वैसे बड़ी सख्त नाराज़गी का इजहार किया है, जो सख्तियाँ की गई उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नाराज़गी का इजहार किया है। तो आप सख्ती भी नहीं कर सकते, फिर लोगों को समझा ही सकते हैं ना। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट की आपने बात की, जो रिमार्क सामने आए कि कोरोना पर जो खर्चा हो रहा है वो वबा के तनासुब से काफ़ी ज़्यादा है, क्या राय है आप पर? क्योंकि आप फ्रंट लाइन पर हम विटनेस कर रहे हैं, आपको 2-2.5 महीनों से आप लड़ रही हैं, तो सारे खर्चे एक्सपेंसेस भी आपको पता है, रिसोर्सेज का भी आपको पता है, बल्कि डॉक्टर्स तो अभी तक बेचारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा। ये रिसोर्सेज पर क्वेश्चन मार्क जो है ये कितना जस्टिफाइड है? देखें, जहाँ तक रिसोर्सेज का ताल्लुक है, आपकी 22 करोड़ की आवाम है। आपने ये रिसोर्सेज इसलिए मोबिलाइज किए कि सिचुएशन जो है अभी इट्स अ फ्लूइड सिचुएशन, कोई पता नहीं है कितने नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएं। आपने तैयारी सब चीज़ों की इस 2 महीने के अंदर की है। आखिर आपने तैयारी जो की है उसके भी पैसे खर्च हुए, जो आपने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मंगवाया उस पर भी पैसे खर्च हुए। आप कुछ भी नहीं एंटिसिपेट कर सकते जब तक हम पीक तक ना पहुँचें। और ये कहना कि हम पीक तक पहुँचे हैं, वो हम अभी तक नहीं पहुँचे। देयर आर चांसेस दैट विल कंटिन्यू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ केसेस। मैं सोचती हूँ कि इस महीने के एंड तक प्रोबेबल चांसेस हैं कि हम शायद 1 लाख केसेस तक चले जाएं, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्शन विच हैज़ बीन गिवन। तो जब 1 लाख केसेस पे आप जाएंगे तो फिर एंटिसिपेटेड है कि 2,000 बंदा जो है वो शदीद बीमार भी होगा, उसके लिए अस्पतालों में दवाइयों की ज़रूरत, आपके स्टाफ। अब जहाँ तक स्टाफ का आप कह रहे हैं, देखिए स्टाफ का जो सैलरीज़ हैं डबल वो दे रहे हैं। जो वो 2 दिन के कटी थी सैलरीज़ जिसके ऊपर वो शिकायत कर रहे हैं, वो मैं बताती चली जाऊँ। उसमें हर सरकारी अफसर, मतलब इट नॉट, उसमें ये थोड़ा था कि डॉक्टरों के काटे हैं, हर सरकारी अफसर की 2 दिन की तनख्वाह जो थी वो कम की गई। और हमारे असेंबली के अंदर 1-1 महीने की तनख्वाह जो है वो असेंबली मेंबर्स की ली गई और हमने एग्री किया इस पे। और मेरा ख्याल है डॉक्टर्स इंशाल्लाह उनको बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए, सबको उनकी जो उनका मुआवजा है जो उनके साथ तय हुआ है वो ज़रूर मिलेगा। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ना दिया जाए। जहाँ तक पैसों का ताल्लुक है, आप उसका अंदाज़ा तब लगाएंगे या कोर्ट तो तब अंदाज़ा लगाएगी ना जब वी रीच आ पीक and then we see the number of patients which are being treated, then we will be in a position to exactly say कि जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो किस तरह। अब देखिए, अगर टेस्टों पे खर्च हो रहे हैं तो आपका ख्याल है टेस्ट मुफ्त होता है, यानी तकरीबन 4 से 4,500 हज़ार रुपया एक टेस्ट पे लगता है। अब आप हमें देखिए, हम 1,80,000 टेस्ट कर चुके हैं। ठीक। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब ये जो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की जानिब आपने निशानदेही की, अभी इस वक्त जितने केसेस हैं, इसका मतलब कि इस महीने के आखिर तक जिस तरह आप कह रही हैं प्रोजेक्शंस ये बता रही हैं 1 लाख, ये तो बहुत बड़ा फिगर है, मतलब 50% से भी ज़्यादा इसमें इंक्रीज आने वाला है। तो ये पीक कब तक हम एक्सपेक्टेड दे सकते हैं? फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जुलाई की मिड तक, WHO के भी ये फिगर्स थे कि तकरीबन 2 लाख केसेस मिड जून तक आ जाएंगे। तो इसका मतलब कि अराउंड मिड जून हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना पीक? बहुत मुश्किल है, आप जितनी मर्जी प्रोजेक्शंस कर लें, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अभी देखें ना, जिन मुल्कों ने, मगरबी ममालिक ने कहा कि हम पीक पे पहुंच गए हैं, दे स्टिल गॉट अनदर स्मॉल सर्ज अप। तो यू नेवर नो हाउ इज़ द सिचुएशन गोइंग टू डेवलप। हमारे लिए बहुत मुश्किल है ये कहना कि जी हम पहुँचेंगे और उसके बाद आपकी डाउन ट्रेंड, यू नेवर नो। ये तो देखें ना, हर रोज़ आप जिस तरह टेस्ट करेंगे, जिस तरह लोग आपके सामने मरीज़ आएंगे, आपको तादाद का अंदाज़ा होगा। एंड ओनली जब उसकी सर्ज नीचे जानी शुरू होगी, अच्छी बातें भी हैं। आप खुशाइन बात ये है कि अगर हम कहते हैं 16,000 लोग जो हैं वो पंजाब में अफेक्टेड हुए हैं, तो उसमें से 5,000 लोग जो हैं वो सेहतमंद होकर घर भी चले गए। सो हम किसी तरीके से इस तरह की बैलेंस कर लेना कि अगर 10,000 आ रहे हैं और 10,000 घर जा रहे हों, तो दैट इज फ्लैटनिंग एवरीथिंग, दैट इज फ्लैटनिंग द प्लेटो। फिर तो उसका मतलब है कि वी आर सेफ नाउ, दैट इज व्हाट हैज टू बी डन। तो अभी पीक पे हम नहीं पहुंचे और मेरा ख्याल है कि पीक हमारी, इट इज स्टिल अनप्रेडिक्टेबल, इट विल बी सम टाइम्स इन जून प्रोबेबली। ठीक।
डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, डॉक्टर साहबा सुना आपने, वो ये खबरदार कर रही हैं आवाम को कि अगले 10 दिनों में यानी इस महीने के आखिर तक पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तादाद जो है वो 1 लाख तक बढ़ सकती है। और साथ साथ में उन्होंने आवाम से भी अपील की, हम भी आपसे अपील करेंगे कि घर पर रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हाथ मिलाने से, गले मिलने से एक दूसरे से परहेज़ करें, सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करें। वक्त वो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे NFC वार्ड की 18वीं तरमीम की। खुर्रम दस्तगीर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन की है, उनसे पूछेंगे कि उसकी वजह क्या है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पीपल्स पार्टी के बाद तहरीक इंसाफ हुकूमत को NFC वार्ड पर नून लीग की जानिब से भी मुखालफत का सामना है। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात की जानिब से रुकने कौमी असम्बली इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने 10वें कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुशीर ख़जाना और सेक्रेटरी ख़जाना को NFC वार्ड में शामिल करने के लिए गवर्नेंस से मुशावरत जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि आइन के आर्टिकल 160 में दर्ज तरीक़ाकार के अलावा मेंबरान की तकर्रुरी जो है वो नहीं की जा सकती। दरख्वास्त के मुताबिक हुकूमती नोटिफिकेशन में मेंबरान की तरक्की पर किसी गवर्नर से मुशावरत का हवाला मौजूद नहीं, जबकि मुशीर ख़जाना को मीटिंग की सरबराही का इख्तियार भी दे दिया गया है। हालांकि वज़ीर ख़जाना की गैर मौजूदगी में NFC की कार्रवाई गैर आइनी और गैर मौसर होगी। याद रहे कि गुज़श्ता हफ्ते सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने 10वां कौमी मालियाती कमीशन तश्कील दिया और उनके नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर ख़जाना की हैसियत से वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी मालियाती कमीशन के चेयरमैन होंगे, जबकि मुशीर ख़जाना और 4 सूबाई वज़राए ख़जाना कौमी मालियाती कमीशन के रुकन होंगे। और मुशीर ख़जाना को वज़ीर ख़जाना की अदम मौजूदगी में कौमी मालियाती कमीशन की सदारत का इख्तियार होगा, जिसमें विफाक और सूबों के दरमियान माली वसाइल की तकसीम का मामला ज़ेर बहस आएगा। NFC वार्ड के तहत मुल्क की कुल आमदनी का तकरीबन 57% हिस्सा जो है वो सूबों में आबादी के तनासुब से तकसीम हो जाता है, जबकि विफाक के पास 43% बचता है। और NFC वार्ड में विफाकी हुकूमत के हासिल करदा कर्ज़ों में सूबाई हुकूमतों का हिस्सा, सिक्योरिटी और कुदरती आफात पर उठने वाले अखराजात, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और साबिका फाटा के लिए वसाइल मुख्तस करना, ये सब उमूर इस वार्ड के दौरान जो है वो ज़ेर बहस आएंगे। हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि कर्ज़ों की वापसी और दिफा के अखराजात सिर्फ विफाक की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। इसमें यकीनन फ़ायदा सूबों का हुआ है, वफाक कमज़ोर हुआ है। देखें, दफ़ा पाकिस्तान किसकी ज़िम्मेदारी है? पाकिस्तानियों की ज़िम्मेदारी है। सिंध में रहने वाले भी पाकिस्तानी हैं, बलोची भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी पंजाबी। दफ़ा पाकिस्तान वो भी मुश्तरका में होना चाहिए। अगर पाकिस्तान ने कर्ज़े लिए हैं तो मोटरवे बनी है, वो चाहे M1 बनी है चाहे M2 बनी है या डेवलपमेंट हुई है, तो वो भी पाकिस्तान को पे करने हैं। ठीक, मलाई तो खा जाएं सूबे, कर्जे फेडरेशन, दफा फेडरेशन, इस तरीके से निज़ाम नहीं चल सकता। लेकिन वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह पहले ही ना सिर्फ हुकूमत से मजीद फंड्स का मुतालबा कर रहे हैं, बल्कि 10वें NFC वार्ड पर तकनीकी एतराज़ात भी उठा चुके हैं। उनकी जानिब से वज़ीर आज़म को लिखे गए ख़त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कवानीन के तहत मुशीर ख़जाना NFC कमीशन का रुकन या सरबराह नहीं बन सकता। सूबों के मेंबरान का तकर्रुर गलत किया गया और NFC वार्ड की सरबराही सिर्फ वज़ीर ख़जाना का इस्तेकाक है। अगर पहले नोटिफिकेशन में ही आपको बदयानती नज़र आ जाए, पहले नोटिफिकेशन के बाद ही कंट्रोवर्सीज पैदा हो जाएं, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये हुकूमत किस तरफ जाना चाहती है और उनकी नीयत क्या है। तो मुझे तो लगता है कि शायद ये इंटेंशनली चाहते हैं कि एक नया जो है ना वो एक कंट्रोवर्शियल सा एक सब्जेक्ट इशू खोल दें और इसमें फिर सूबों को जाएं, फिर आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाइयाँ होती रहें। हुकूमत के अंदर भी इस मामले पर इख्तिलाफात मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा ने बड़ी बात में मौक़िफ़ अपनाया था कि सूबों के वसाइल कम करना इस मसले का हल नहीं, बल्कि विफाक को अपनी आमदनी बढ़ानी होगी। सूबों का शेयर तो कम नहीं किया जा सकता क्योंकि वो तो आईन में प्रोटेक्टेड है। तो उसमें मैंने ये ज़रूर कहा था कि सिर्फ सूबों से वफाक पे वसाइल लेके हम जो चैलेंज है मुल्क को आमदनी का वो नहीं सॉल्व कर सकते।
हुकूमत के एक अहम इत्तेहादी रुकन कौमी असम्बली में असलम भूटानी साहब, उन्होंने भी NFC में बलूचिस्तान की जानिब से जावेद जब्बार की नामजदगी के खिलाफ वो अदालत जा चुके हैं। ANP भी सूबों के माली मसाइल में कमी की मुखालफत कर चुकी है। ऐसे में क्या हुकूमत के खिलाफ NFC वार्ड के तनाज़े पर एक नया महाज बन सकता है? इसी पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, पहले तो ये थोड़ा सा आपसे क्लैरिफाई करेंगे, क्या ये आपका इंडिविजुअल एक्ट है अदालत में जाना, या ये पार्टी का फैसला है, उन्हीं की पॉलिसी है? दूसरा ये कि जब अदालतें ये फैसला करती हैं कि लॉकडाउन खोल दिया जाए तो पोजीशन एतराज़ ये करती है कि ये हुकूमती जो अमल दरामद है, जो हुकूमती दायरा कार है, इख्तियार है, उसमें ये मुदाखलत है। लेकिन हर चीज़ को अदालत में ले जाना जो है, क्या ये अदालत से बाहर ये चीज़ें तय नहीं हो जानी चाहिए? शुक्रिया आदिल साहब। ये जो पिटिशन मैंने फाइल की है ये ज़ाती हैसियत में है। मुझे उम्मीद है कि अभी पार्टी के जो वकला हैं वो इसको देख रहे हैं कि पार्टी भी फॉर्मली इसको ज्वाइन कर लेगी। और ये पिटिशन असल में वज़ीर आज़म की बदनीयती और सदर ममलकत की बेहुनरी और बेतवज्जी मैं कहूँगा उसके खिलाफ की गई है, क्योंकि ये चौथी दफ़ा है कि सदर ममलकत के पास कोई मामला गया आईनी, जिसको उन्होंने आईनी तौर पर हल करना था और वो उसमें नाकाम हुए। सबसे पहले हमने देखा कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान का तकर्रुर था वो भी गैर आईनी तरीके से उन्होंने करने की कोशिश की। फिर एक रात में 11 ऑर्डिनेंसेस जारी कर दिए जो कि गैर आईनी है। ऑर्डिनेंस 1 या 2 हो उसके ऊपर बहस कर सकते हैं कि जी बड़ी जरूरत थी, अर्जेंसी थी, लेकिन 11 ऑर्डिनेंसेस अर्जेंट नहीं हो सकते। फिर उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो नोटिफिकेशन करना था सदर ममलिकत ने, उसको जिस तरह एक मज़ह का खेज नालायकी उसमें हमें नजर आई हुकूमत की, और मामला अदालत तक गया। और अब ये मामला है, हुकूमत के पास, वजीर आजम और सदर ममलिकत के पास बहुत तवील मौका था कि वो इस नोटिफिकेशन को आइन की शिक 160 के तहत पूरी तरह देखकर एयर टाइट करके फिर इसका नोटिफिकेशन करते, लेकिन जहां बदनीयती है वो जाहिर हो गई। फिर सदर ममलिकत को ये इख्तियार नहीं है कि वो कहें कि बशीर खुजाना इसको जो है चेयर कर सकते हैं, क्योंकि 160 में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई। सदर ममलिकत को इख्तियार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जो है वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो इशू कर दें। सदर ममलिकत को इख्तियार नहीं है कि वो जो है रेट्रोस्पेक्टिव, यानी नोटिफिकेशन के ऊपर 12 में ही लिखा हुआ है लेकिन कहा है कि 23 अप्रैल से जो है वो उस पर अमल दरामद होगा। तो ये सदर ने इख्तियारात से मैसिव तजावुज किया है। दूसरा जो इशू बड़ा संजीदा है वो ये है कि आपने जिस भी नॉन स्टैट्यूटरी, यानी वो ज़राए खजाना के अलावा जिसका भी तकर्रुर करना है, उसके लिए आपने गवर्नर से मुशावरत करनी है। तो ये जो इशू है कि जो इधर वफाक में है, यहां वजीर आजम और काबीना की मुशावरत के बगैर वो नहीं कर, सदर को भेज ही नहीं सकते कि जनाब आप ये काम करें। जो इन्होंने नॉन स्टैट्यूटरी मेंबर्स लगाए हैं, जिसका आपने जिक्र भी किया कि बलूचिस्तान के मेंबर पे इतराज भी हो गया है, वहां गवर्नर ने वजीर आला और फिर सूबाई काबीना से मुशावरत करनी थी। हमने सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दिया है अपनी रिट में कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जहां भी मुशावरत का लफ्ज लिखा हुआ है वो मानी खेज मुशावरत होगी, सिर्फ दूर से हाथ हिलाकर नहीं कह देंगे। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, यहाँ पे देखिए ये जो आप ठीक ये जो पॉइंट्स आप ठीक इसको क्लैरिफाई कर दें। ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट्स जो आप उठा रहे हैं, ये आईनी तकनीकी गलतियां तो हो सकती हैं, मुशावरत हो सकता है हुई हो, वो ऑन पेपर उन्होंने जाहिर ना की हो, जो उन्होंने ब्लंडर तो कर दिया है, लेकिन इसको बदनीयती कैसे कहा जा सकता है? क्या कुछ तकनीकी या आईनी खराबी जो है, छोटी सी मिस्टेक जो है, उसको बदनीयती करार दिया जा सकता है और उस पर फिर अदालत चला जाए? जी, असल में जो बदनीयती है वो जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस सदर ममलिकत ने इख्तरा की है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ऐसे इश्यूज टर्म्स ऑफ रेफरेंस में डाले गए हैं जिनका नेशनल फाइनेंस कमीशन से ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सदर ने लिखा है कि असेसमेंट एंड एलोकेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड नेचुरल डिजास्टर नीड्स, ये पार्लिमान और सूबाई हुकूमतों का मामला है, ये नेशनल फाइनेंस कमीशन का मामला नहीं है। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो लॉसेज हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के और शेयरिंग ऑफ लॉसेज है, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का मामला है, ये एनएफसी का मामला नहीं है।
तो जब आप जहां आईन बड़े वजाहत से कह रहा है कि ये मामला पार्लियामान ने देखना है, ये वाला मामला सीसीआई ने देखना है, बजाय ये कि सीसीआई कॉल करें, इन्होंने गैर आईनी एनएफसी की तश्कील कर दी है। और इसीलिए मुझे बड़ा दुख है कि हमें अदालत में जाना है, लेकिन बहरहाल अगर हमने हुकूमत को ये गैर आईनी अमल से रोकना है तो फिर अदालत ही हमारे पास एक वाहिद रास्ता है। आने वाला जो पार्लियामान का सेशन है उसमें भी हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे, लेकिन अदालत इसलिए में जाना इसलिए जरूरी था कि अभी इसको रोका जाए, क्योंकि एनएफसी में हमने इसका भी जिक्र किया अपनी रेट परचेज में आदिल साहब, कि सूबों को वसाइल की फरामी ना सिर्फ आईने पाकिस्तान में दर्ज है, बल्कि आज से 100 साल कबल जब मोहम्मद अली जिन्ना जो अभी कायदे-ए-आज़म नहीं थे, उन्होंने अपने 14 नकात दिए थे, 14 नकात में पहले दर्ज है कि भाई किस तरह जो है जो सूबाई इकाइयां हैं उनको जो वसाइल है उसकी दुरुस्त तकसीम जो है वो तो ये एजेंडा जो है ये पाकिस्तान से पुराना है मुसलमानों का। तो यहां अगर हुकूमत इसको इतनी लाइट हार्टेडली और इतनी इनकॉम्पिटेंटली इसको डील कर रही है तो फिर बदनीयती के इल्जाम तो लगेंगे। अच्छा, इसमें खुर्रम साहब देखें, ये तो आईनी और तकनीकी जो आपने TORs का बताया कि वो नहीं है, डोमेन ही नहीं है NFC का, इसके अलावा अगर 18वीं तरमीम की NFC वार्ड की और सूबों के शेयर्स की उस रूह की बात की जाए तो प्रिंसिपली नून लीग का आज भी क्या यही स्टैंड है कि सूबों के वसाइल कम नहीं किए जाए? ऑल्दो अगर 2/3 मेजॉरिटी से ये सारे फैसले हो जाते हैं, आपकी पार्टी मान लेती है, आपको ये कह देती है कि जी ये पिटीशन वापस ले लें, आपकी जाती हैसियत में पार्टी की ये लाइन नहीं है, पीपल्स पार्टी भी मान जाती है, तो फिर क्या होगा? फिर खामोशी हो जाएगी? आप मान लेंगे जो भी हुकूमत कर रही है, कह रही है? हुकूमत ने बदनीयती से NFC का नोटिफिकेशन कर दिया, लेकिन जो असल बात वो जो छुप रहे हैं, जिसके ऊपर वो जो 18वीं तरमीम का नाम लेकर उसके ऊपर धुंध फैला देते हैं, आर्टिकल 163A है जो कह रहा है, जो 18वीं तरमीम में डाला गया था कि जब एक दफा NFC ने सूबों का एक शेयर मुतय्यन कर दिया, उससे कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। अगर हुकूमत खुलकर आए ना जी, पार्लियामान में आए खुलकर कि हम इस चीज की जो है वो तरमीम चाहते हैं, तो फिर उस पर बात होगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून हमारा फॉर्मूला यही है कि सूबों के वसाइल किसी सूरत कम नहीं होने चाहिए। जो सूबों को अथॉरिटीज ट्रांसफर की गई थी 2010 में 18वीं तरमीम में, वो कम नहीं होनी चाहिए। NFC पे डिस्कशन जो है, अगर एक प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड NFC हमारे सामने आता है जिसमें सूबों की तरफ से मुशावरत के बाद लोग शामिल हों, उस पर अगर ये डिस्कशन करेंगे हमें बताएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून सूबों की जो इख्तियारात हैं और उनको जो वसाइल हैं उनकी कमी की सख्त तरीन मुखालफत करेगी। ठीक, इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने सुना NFC वार्ड पर नून लीग का बड़ा क्लियर कट उन्होंने मौक़िफ़ दिया 18वीं तरमीम पर भी कि सूबों के जो इख्तियारात हैं या सूबों के वसाइल हैं उस पर मुस्लिम लीग नून बिल्कुल कंप्रोमाइज़ के लिए नहीं तैयार। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम से मैं इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।